हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल और स्वस्थ होंगे। एडिक्शन आईएएस क्लासेस में आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, हालांकि वो बहुत बर्निंग टॉपिक नहीं है, बिल्कुल नया टॉपिक नहीं है। ये एक पुराना टॉपिक है जो कि पिछले साल ही काफ़ी हाईलाइट था, क्योंकि हम देखे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में बहुत सारे छात्र ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे थे जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये देशद्रोही प्रोटेस्ट है, देशद्रोही नारे लगाते हैं। तो दरअसल इन्हीं सब चीज़ों में एक नए शब्द को हमने सुना था, ये शब्द था सेडिशन। आखिर ये सेडिशन शब्द होता क्या है, और क्या ये सेडिशन शब्द व्याख्या करता है किसी भी व्यक्ति या समूह पे देशद्रोही होने का। इन्हीं सब चीज़ों को हम विस्तृत से रिवेल करेंगे। हालांकि इस पे बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी इस पे बन चुके हैं, लेकिन मुझे उन वीडियो में कहीं ना कहीं बहुत हल्के से इस टॉपिक को टच करके निकलते हुए मैंने महसूस किया है। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक लंबा और अच्छा खासा वीडियो बनाना ज़रूरी है, ताकि इस शब्द को भली भांति समझा जा सके और हम ये भी विभेद कर सके कि क्या सेडिशन शब्द, जिसका हिंदी में अर्थ होता है द्रोह, क्या ये राजद्रोह देशद्रोह से अलग है या दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 में हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे छात्र लीडर्स थे। जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो सरकार विरोधी प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन पे देशद्रोही होने की बातें कही जा रही थी। उनके प्रोटेस्ट को देश के अहित में होने वाला काम करार दिया जा रहा था। तो क्या वाकई ये लोग जो थे, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इंडिया के अगेंस्ट उनका प्रोटेस्ट था? क्या वे वाकई देशद्रोही थे? तो दरअसल भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड में सेडिशन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये देख लीजिए, ये सेडिशन शब्द जो होता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है राजद्रोह। तो राजद्रोह और देशद्रोह, क्या ये दोनों एक ही हैं या एक से अलग है? इसको हम भली भांति इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल राजद्रोह स्थापित व्यवस्था यानी कंटेम्प्ररी जो गवर्नमेंट है, जो कंटेम्प्ररी सरकार है, के प्रति विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका जो अर्थ है वो सरकार के प्रति विद्रोह है। इसे देशद्रोह के रूप में देखा जाना कतई उचित नहीं है। यानी ये जो प्रोटेस्ट होता है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, लेकिन इस प्रोटेस्ट को आजकल जो लोग हैं वो देश के अगेंस्ट यानी देशद्रोही के रूप में इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं। आजकल सेडिशन शब्द का इस्तेमाल धड़ल्ले से देशद्रोह के रूप में किया जा रहा है, जो इस बात का संकेत देता है कि सरकार और देश एक दूसरे के बिल्कुल मतलब पर्याय बनते जा रहा है। दरअसल यह उस भ्रामक सोच का परिणाम है जो सरकार और देश के फर्क को समझ पाने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए दोनों को एक ही मान लेती है, जबकि वास्तविकता ये है कि दोनों एक नहीं है। सरकारें देखिए, दरअसल सरकार जो होती है वो कंट्री के फेवर्स में काम करना, उनकी जो मोरालिटी होती है, उनके गवर्नमेंट का जो मेन वायदा होता है वो होता है कि वो वेलफेयर का काम करे, जनता की वेलफेयर का काम करे, कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखे। तो अगर ऐसा कोई सरकार है जो देश के हित में काम कर रही है और अगर उसके खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट किया जाता है, कोई टिप्पणी की जाती है, तो निसंदेह ये जो प्रोटेस्ट होगा वो देशद्रोही प्रोटेस्ट कहलाएगा। लेकिन यदि अगर सरकार कंट्री फेवरेबल वर्क नहीं करती है, तो अगर उसके अगेंस्ट किसी तरह की टिप्पणी या प्रोटेस्ट किया जाता है तो ये देशद्रोह नहीं कहा जा सकता।
लेकिन हाल के दिनों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी भी देश की सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्तारूढ़ दल खुद को देश से भी ऊपर मान लेते हैं और राष्ट्रहित की रहनुमाई करने का दावा करने लगते हैं। दरअसल उनके विरोध में जो प्रदर्शन किया जाता है या उनके खिलाफ न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में जो प्रदर्शन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उसे वो देश के अगेंस्ट जोड़ लेते हैं। अपने अगेंस्ट होने वाले प्रोटेस्ट के वो देश के अगेंस्ट होने वाले प्रोटेस्ट के रूप में उसे देखते हैं और साबित करते हैं, जो कि कहीं से भी देशद्रोह नहीं कहलाता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम देशद्रोह न करके इसे हम सेडिशन यानी राजद्रोह का संज्ञा दे सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि आखिर इस सेडिशन शब्द की पृष्ठभूमि क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सेडिशन अर्थात राजद्रोह का प्रावधान मूल रूप से भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1816 1860 का हिस्सा नहीं है। 1870 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध बढ़ते असंतोष की पृष्ठभूमि में राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म मूवमेंट को स्मैश करने के लिए, यानी इस मूवमेंट को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए का प्रावधान किया गया। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 124 ए जो है वो आईपीसी के तहत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आईपीसी की धारा 124 ए के बारे में बता रहा हूँ मैं। दरअसल ये कानून ब्रिटिश शासन के दरमियान औपनिवेशिक शासन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगाया गया था, और ब्रिटिश ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके अगेंस्ट नेशनलिज्म की फीलिंग कभी भी इंडियंस के बीच में फैले और किसी भी तरह से उन ब्रिटिश के रूल को क्रिटिसिज्म किया जाए। सेडिशन एक्ट का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? देखिए, ये सेडिशन जो एक्ट था उसका सर्वप्रथम इस्तेमाल भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। ये आप जो इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 फ्रीडम्स फाइटर कहिए या हमारे लीडर्स कहिए, उनका इमेज है। सेडिशन ट्रायल जो सबसे पहले चलाया गया था वो सर्वप्रथम जोगेंद्र नाथ बोस, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये जोगेंद्र नाथ बोस पर 1891 में लगाया गया था। उनका समाचार पत्र बंगोबासी में उन्होंने ब्रिटिश का एक बेहतर क्रिटिसिज्म किया था, इस वजह से उन पे ये सेडिशन ट्रायल लगाया गया था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के पेपर पे भी सेडिशन ट्रायल चलाया गया था, उनके अगेंस्ट भी ये ट्रायल लगाया गया था। 1922 में महात्मा गांधी के ऊपर भी सेडिशन ट्रायल लगाया गया था। महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट कहा था कि धारा 124 ए, जिसके अंतर्गत मुझ पर राजद्रोह का आरोप लग रहा है, राजनीतिक वर्गों के बीच नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए रचे गए आईपीसी के कानून का राजकुमार है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ब्रिटिश इस सेडिशन एक्ट के जनक थे, उन्होंने 2010 में ही इस कानून को समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा जैसे ब्रिटिश उपनिवेशिक देशों में भी ये कानून को पूरी तरह हटा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में क्या ये कानून अभी भी है या भारत से इस कानून का लोप हो गया है? आइए हम अपने अगले स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि सेडिशन एक्ट का बिल्कुल स्पष्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में शब्दों या शब्दों के जरिए अन्य तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा, अवमानना एवं उत्तेजना पैदा करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है, तो उसे राजद्रोह माना जाएगा, यानी इसे ही सेडिशन कहा जाता है। सेडिशन एक्ट को
राजद्रोह जो है ये संज्ञेय, गैर जमानती और असंयोजनीय अपराध है। यानी अगर आप इस एक्ट के तहत दोषी, गिल्टी करार दिए जाते हैं तो आप नॉन वेरेबल दंडनीय अपराधी हो जाएंगे। दरअसल इस ट्रायल में आपको अधिकतम जुर्माना के साथ या जुर्माने के बिना न्यूनतम 3 साल से लेकर आजीवन कारावास यानी लाइफ टाइम तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस कानून को, इस सेडिशन लॉ को मतलब ख़त्म ही कर दिया है, लेकिन भारत में अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसका आखिर रीज़न क्या है? तो इसके कुछ रीज़न में एक स्पष्ट रीज़न ये है कि जब भारत का एकीकरण का प्रक्रिया चल रहा था सरदार पटेल के नेतृत्व में, उस समय उनको ये मतलब आशंका थी इस बात की कि विघटनकारी शक्तियां जो हैं वो सर उठा सकती हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। इसलिए उस समय इस लॉ को, इस कानून को ख़त्म नहीं किया गया, जो कि आज तक चलती आ रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध पिटीशन जरूर दिया गया। कॉमन कॉज नामक एक गैर सरकारी संगठन की ओर से राजद्रोह कानून के दुरुपयोग के विरुद्ध पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जारी किया गया। कानून के विरोध का कारण क्या था, आइए देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता में पहले से 122 धारा मौजूद है, जो कि ये कहता है कि सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या सरकार के विरुद्ध युद्ध में सहायता करने को दंडनीय अपराध घोषित करता है। इसलिए अलग से 121 की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा पिटीशन जो है वो ये कहता है कि संविधान में आर्टिकल 19A जो है वो मूलाधिकार जो हमारा है, यानी फ्रीडम टू स्पीच और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसको मतलब एबलाइज करता है, समाप्त करता है। इसीलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है सरकार द्वारा लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सरकार जब भी ये महसूस करती है कि उसके अगेंस्ट कोई धरना प्रदर्शन किया जा रहा है या टिप्पणी की जा रही है, तो सरकार इस कानून का इस्तेमाल करके उस व्यवस्था को बदलने की चेष्टा करती है, उस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करती है। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन पे क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ओनली अ वायलेंस रेवोल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट अट्रैक्ट द चार्ज ऑफ सेडिशन। मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की कड़ी आलोचना भी करता है तो वह न तो मानहानि के दायरे में आता है और ना ही राजद्रोह के दायरे में आता है। इस विषय में उसे राजद्रोह कानून को दोबारा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इस मामले पर उसके द्वारा केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 में इस संबंध में अपनी टिप्पणी दे चुका है। आइए देखते हैं क्या था केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1962। बिहार के बेगूसराय जिले में केदारनाथ सिंह ने राजद्रोह से संबंधित धारा 124A को अभिव्यक्ति की आज़ादी के विरुद्ध मानते हुए इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी थी। इस मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राजद्रोह कानून यानी सेडिशन एक्ट जो है उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को यह कहते हुए स्वीकार किया कि किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वह सरकार के बारे में मनचाहे तरीके से आलोचना या टिप्पणी कर सकता है। अगर इससे भी आगे चलें तो हम देखेंगे कि बलवंत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्यवाद 1995 में सर्वोच्च अदालत ने खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी नारे लगाने के कारण देशद्रोह के आरोप से बरी करते हुए कहा
कि इसमें देशद्रोह जैसा कुछ भी नहीं है। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि महज देश विरोधी नारे मात्र लगाने से किसी पर राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये था सेडिशन लॉ, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, और इसको मैंने ये भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है आपके सामने कि सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कहीं से भी देशद्रोह नहीं है। यानी कंटेम्प्ररी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट किया जाता है तो उस प्रोटेस्ट को राजद्रोह कहा जाएगा, ना कि उसे देशद्रोह कहा जा सकता है। क्योंकि देशद्रोह और राजद्रोह बोथ आर डिफर, दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग है, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है और इस लेक्चर में आपने वाकई सेडिशन एक्ट के बारे में कुछ विशेष जाना है, कुछ डिटेल से जाना है, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए। हमारे चैनल एडिक्शन आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए। एडिक्शन आईएएस क्लासेस हमेशा आपके साथ बना हुआ है, आपकी सफलता के साथ हम भी बहुत खुश होते हैं। और इस चैनल पे आप ज़रूर विज़िट कीजिए एक बार और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।